हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप देख रहे हो हम लोग 24th लेक्चर में आ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लॉगरिथम। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 है और हम लोग इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और फिर लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ेंगे, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ेंगे आने वाले कुछ पार्ट्स के अंदर। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे 2018 में भी जेईई एडवांस के अंदर एक सवाल आया है। ठीक है, और इसका बेसिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके इंटायर मैथमेटिक्स में कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो देखो लॉगरिथम का जो ओरिजिन है वो एक्सपोनेंशियल से आया है। जैसे हम लोग पढ़े थे इससे पहले कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरीके से, n = a⁻x, जिसमें a को क्या बोला जाता था, आपको याद होगा, बेस, जिसकी प्रॉपर्टी क्या थी कि ये ग्रेटर देन 0 होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा और हमारा 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, और बेस को 0 भी नहीं ले सकते। क्लियर। उसके बाद n की वैल्यू क्या आती थी, ऑलवेज पॉजिटिव, जिसका कि हम लोग ग्राफ भी देखे थे, दो तरह का ग्राफ। और x क्या होता था, ये बिलोंग्स टू r। क्लियर, x कुछ भी हो सकता है, हमारा रियल नंबर पे कुछ भी हो सकता है x। तो ये हम लोग देखे थे कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो लॉगरिथम क्या है, जैसा कि नाम से हम लोग थोड़ा इसको एक बार लिखते हैं ऐसे, लॉगरिथम। ठीक है, देखो इसको लाने का मेन मकसद ये था, क्यों आया ये। ठीक है, और इसको लाने वाले दो पर्सन थे, दो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियंस थे, और उनका नाम था जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिग्स। ये दो मैथमेटिशियन थे और इन्होंने ही, जॉन नेपियर एंड हेनरी ब्रिग्स ने आपको लॉगरिथम डिजाइन करके दिया है। जॉन नेपियर जो थे वो ई बेस पे काम कर रहे थे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, और हेनरी ब्रिग्स जो थे वो 10 बेस पे काम कर रहे थे। तो लॉगरिथम लाने का मेन मकसद क्या था, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान करना। इसका पर्पस क्या था, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी करना। ठीक है, फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इसको करने के लिए हम लोग लॉग को स्टडी करते हैं और इसी के लिए इन दोनों मैथमेटिशियन ने इसको बनाया। ठीक है, तो अब देखते हैं लॉग क्या करता है। आपको एक एग्जांपल से समझना पड़ेगा कि लॉग कितना इफेक्टिव होता है। जैसे मान लो कि कहीं पे 2 का पावर 2 लिखा हुआ है, तो ये तो आसानी से हम लोग 4 कह देते हैं। 2⁻³ है तो आराम से 8 कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलो 2 का पावर 10 ले रहे हैं, फिर भी हम लोग इसको 1024 कह देते हैं। लेकिन अब यदि पावर को बढ़ाते जाओ, ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 2⁻2020, ये कितना आएगा। ठीक है, अब मुश्किल हो गया। अब 2 को आपको 20 टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो आपका क्या क्या जाएगा इसमें, एक तो टाइम जाएगा, ठीक है, दूसरा स्पेस जाएगा। तो इसी को कम करने के लिए हम लोग, इसी को और इजी वे में कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लॉगरिथम का। ठीक है, और तो एक एग्जांपल ले लें। जैसे 2 है, हमको इसे रिप्रेजेंट करना है 3 के टर्म में, कि 2 = 3 का पावर क्या लिखें कि ये आपस में इक्वल हो जाए। उसी तरह से कहीं 5 लिखा हुआ है तो 7 का पावर क्या लिखें कि ये 5 हो जाए। तो ये हमें कौन बताएगा, ये लॉग बताएगा। समझ में आ रही है बात, कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें कौन बताता है? लॉगरिथम बताता है। समझ में आ रही है बात? आगे हम लोग इसका सारा फॉर्म देखेंगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग, जैसे 9 लिखा हुआ, 9 को हम लोग 10 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो क्या लिखेंगे। तो ये सब कुछ आप इसके अंदर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टाइप भी देख लिए कि टाइप 2 तरह का होता है लॉग का, एक जॉन नेपियर ने दिया था और दूसरा हेनरी ब्रिग्स ने। ठीक है, तो लॉग के बेस 2 तरह के होते हैं, एक ई बेस होता है और एक 10 बेस होता है। ठीक है, तो चलो अब डेफिनेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में इतना जानना जरूरी था, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं आगे कि लॉग हमारा एक्चुअल में है क्या। तो देखो, हम लोग लॉग को, लॉगरिथम को, इसको शॉर्ट में लिखते हैं LOG। ठीक है, लॉग बोलते हैं इसको। अब कहीं पर भी मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव नंबर n = a⁴x लिखा हुआ है, तो आप उसको, लॉग कहता है कि आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम बाय कंडीशनल यूज करेंगे, कहने का मतलब ये दोनों तरफ से ट्रू है। बाय कंडीशनल आप इसको ऐसे कह सकते हो कि log of n to the base a = x। ये हमारा log है, यही सब कुछ है, बस आप इसको ही ध्यान में रखिए। क्यों? क्योंकि यही सब कुछ है। ये बाय कंडीशनल कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से ये ट्रू है, मतलब ऐसा है तो आप ऐसा लिख सकते हो, और कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों ही तरह से ट्रू है। और ऐसे रिलेशन को जो हमेशा इस तरह से ट्रू होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कैसा रिलेशनशिप कहते हैं? आइडेंटिकल रिलेशनशिप। क्लियर? मतलब यह एक आइडेंटिटी है जो हमेशा ट्रू होता है। अब इसको और पोस्टमार्टम करते हैं इसका। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि n = a⁴x। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं लॉग के टर्म में? log of n to the base a = x। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम आपको पढ़ने के लिए सिखाते हैं कि इसको क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, दिस इज read as log of n to the base a is = x, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट मेथड है इसका पढ़ने का। log of n to the base a is = x। क्लियर? अब आपको यहाँ पर अच्छे से देखो, ध्यान देना है कि आखिर हुआ क्या, एक्सपोनेंशियल को किस तरह से कन्वर्ट किया और ये क्या इसमें चेंजिंग लाया। तो ध्यान से देखो, इस n की वैल्यू क्या थी? a⁴x। अब ये क्या बना? एक नया टर्म आया, दिस इज log n। किसका? n का log कितना बेस पर? a पर, और वो किसके इक्वल हो गया? x। अब x क्या था? ध्यान से देखो, एक्सपोनेंट था। क्लियर? तो इसका मतलब, अच्छा तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि log of n to the base a = x का मतलब ये हुआ कि a का ऐसा कौन सा पावर है जो a का ऐसा कौन सा पावर है जो कि a पर दे दे तो वो n के इक्वल हो जाए। यही हमको कौन बताता है? ये रिलेशनशिप बताता है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। देख लो ध्यान से, आप देखो यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं, n = a⁴x। तो एक्चुअल में हमें log क्या देता है? पावर देता है। समझ में आ रही बात? जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, जैसे लिखा हुआ है 8 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2⁻³ ओके। अब log के हिसाब से इसको क्या लिखना पड़ेगा?
ये n की जगह है, देखो ध्यान से, दिस इज इन प्लेस ऑफ n, और 2 किसकी जगह है, a की जगह, 3 किसकी जगह है, एक्सपोनेंट की जगह। सही है। तो हम लोग क्या लिखेंगे लॉग के हिसाब से, जैसा लॉग लिखना है, तो लॉग ऑफ n कौन है, 8, ओके, और टू द बेस 2 इज इक्वल टू पावर, आ गया ना 3। तो समझ में आ रही है बात कि 2 का ऐसा कौन सा पावर है जिसको 2 पे रख दें तो वो n के इक्वल हो जाए, ये हमें कौन बताता है, लॉग की वैल्यू बताती है। क्लियर। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 27। अब लॉग लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, बेस हमारा 3 था और ये n की जगह और ये एक्सपोनेंट, तो लॉग लगाने के बाद क्या आया, 3 आया, है ना, यही पावर आ गया ना, ये जो एक्सपोनेंट था यही हमें लॉग लगाने के बाद आ गया। क्लियर। तो एक्चुअल में हमें ये ध्यान रखना है कि लॉगरिथम हमेशा क्या देता है, हमें एक पावर देता है, किसका, बेस का, कि जिसको बेस पे हम रख देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर के इक्वल हो जाएगा, मतलब जो जिस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे थे उसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके डीप में जाते हैं। और फिर से हम लोग लिखेंगे एक बार कि n इज इक्वल टू हमारे पास है a रेज टू द पावर ऑफ x, और इसमें लॉग लगाने के बाद log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू हाउ मच, x। क्लियर। अब देखो ये जो पोजीशन होता है a जहाँ पर लिखा हुआ है, ये बेस का पोजीशन है, किसका, बेस ऑफ लॉग। क्लियर। ये जो पोजीशन है n, दिस इज पोजीशन ऑफ नंबर, किसका, नंबर ऑफ लॉग, या आप कह सकते हो आर्गुमेंट ऑफ लॉग, दो नाम से हम लोग इसको बुलाते हैं। और ये जो x आता है, दिस इज वैल्यू ऑफ द लॉग, वैल्यू ऑफ द लॉग। क्लियर। तो बेस ऑफ द लॉग। अब देखो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, आप बुक में देखोगे कि n थोड़ा सा यहाँ बाद में लिखा हुआ है और a यहाँ लिखा हुआ है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि n ऐसे सटा हुआ रहता है और a थोड़ा सा टिल्ड होता है। ठीक है, तो सब चलता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब कंडीशंस के पे आते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे थे, कंडीशंस हमारा क्या है इसमें, जैसा कि हम लोग जान रहे थे n की वैल्यू हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और a भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और x कुछ भी हो सकता है, और a पॉजिटिव होते हुए 1 नहीं हो सकता है। उसी तरीके से लॉग का जो नंबर होगा, लॉग का जो नंबर होगा, नंबर ऑफ लॉग, वो क्या है, अभी n है, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, तभी लॉग क्या होगा, डिफाइंड होगा। साथ ही साथ एंड, पहला कंडीशन तो ये हुआ। दूसरा, हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि बेस जो होता है वो a है और वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो बेस ऑफ द लॉग जो होगा, बेस ऑफ द लॉग जो होगा, जो कि a है, ये ग्रेटर देन 0 होगा, और a इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, क्लियर, 1 भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तीसरा, अब वैल्यू ऑफ द लॉग क्या होगा, वैल्यू ऑफ द लॉगरिथम, लॉग क्या हो सकता है, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्यों, क्योंकि वैल्यू होता ही क्या है, दिस इज एक्सपोनेंट आता है, किसका, बेस का। तो हम लोग आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि एक्सपोनेंट तो x बिलोंग्स टू r होता है, तो ये x तो कुछ भी हो सकता है ना, ये जो वैल्यू आती है लॉग की, तो वो बिलोंग्स टू r, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो इसका क्लियरली हम लोगों को क्या पता चला यहाँ से कि लॉग का नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग का बेस नेगेटिव नहीं हो सकता, लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता है, लॉग का बेस 0 नहीं हो सकता है। यदि ये सब हुआ कभी भी तो क्या हो जाएगा, लॉग की वैल्यू नहीं आएगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एक्सपोनेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं।
एक्सपोनेंशियल क्या करता है एक्चुअल में, आप देखो कहीं पर कोई भी पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है a रेज टू द पावर ऑफ x ऐसा, ठीक है। तो यदि x को हम लोग रियल नंबर के टर्म में x टेंड्स टू इनफाइनाइट चला जाए तो क्या होगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ये जानना जरूरी है क्योंकि इसका आगे यूज होगा लॉग के अंदर। तो a रेज टू द पावर x को हम लोग a रेज टू द पावर इनफाइनाइट ले लेते हैं, x को छोड़ देते हैं, इनफाइनाइट ले लेते हैं। x किधर चला गया, इनफाइनाइट की तरफ। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो a जब हमारा, इसमें 3 केस है, a हमारा जब 1 से ज़्यादा होगा तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी ही जाएगी। a जब एग्जैक्ट इक्वल टू 1 होगा तो उसका पावर इनफाइनाइट 1 आएगा, और a यदि हमारा 1 से छोटा हुआ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखो पहला कंडीशन a ग्रेटर देन 1, 2 का पावर ले लो 1 तो 2 ही आता है। इसी तरह से 2 का पावर 2 क्या, 4, तो देखो बढ़ते जा रहा है। इसी तरह से 2 का पावर इनफाइनाइट जाएगा तो ये किसकी तरफ जाएगा, बहुत बड़ी नंबर की तरफ जाएगा और इन्फिनिटी हो जाएगा। अब हम लेते हैं a की वैल्यू एग्जैक्ट 1, ठीक है। बेस वैसे एग्जैक्ट 1 तो लेते नहीं थे हम लोग, और आपको पता ही था क्यों नहीं लेते थे, तो यही रीज़न होता था कि पावर बढ़ाते हैं बट हमारा बेस वही रहता है, 1 रहता है तो आंसर वही आते रहता है। तो बेस एग्जैक्ट 1 होगा तो 1 को कितना बार में मल्टीप्लाई कर दो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा, है ना। फिर क्या होगा, बेस 1 से कम, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लो बेस हमारा 1/2 है, ठीक है। अब इस पर पावर 1 दे रहे हैं, क्या आएगा आंसर, 1/2। फिर क्या कर रहे हैं, 1/2 का पावर क्या कर दे रहे हैं, 2 कर दे रहे हैं, तो ये क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर कितना आ गया, 1/4, ठीक है। अब 1 का फोर्थ पार्ट तो क्या होगा, 0.25, क्लियर। तो ये हमारा देखो ध्यान से 1/2 कितना था, 0.5, अब उससे कम हो गया ना, 0.25 हो गया, इसका भी आधा हो गया, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप 1/2 का पावर बहुत बड़ा नंबर कर दोगे इनफाइनाइट तो क्या होगा, 1/2 रेज टू द पावर इनफाइनाइट, ये किधर चला जाएगा, 0 की तरफ। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर, इसको बिल्कुल ही आप दिमाग में बैठा लीजिए, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। मान लो कहीं पर भी लिखा हुआ है n = a टू द पावर x, तो आप इसको log ऑफ n टू द बेस a = x लिख सकते हो। दूसरा, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है इस तरीके से log ऑफ a टू द बेस b = c, तो इसके हिसाब से, इस आइडेंटिकल रिलेशनशिप के हिसाब से हम लोग यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ से यहाँ। तो अब हमें क्या लिखना है, यहाँ से यहाँ पहुँचना है इसमें, तो कैसे लिखोगे, तो b रेज टू द पावर c = a, क्या होगा, दिस इम्प्लाइज b रेज टू द पावर c = a, क्लियर। क्यों, क्योंकि a किसकी जगह है, ये नंबर की जगह है, n की जगह, b किसकी जगह है, बेस की जगह, और c क्या किसकी जगह, x की जगह। तो वही होगा ना कि b रेज टू द पावर c = a। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं और वो ऐसा लिखते हैं c रेज टू द पावर b = a लिख देते हैं, जो कि गलत है। b रेज टू द पावर c = a होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर, ठीक है। अब चलो, तो हम लोग यहाँ पर पढ़े थे कि लॉग का नंबर, बेस, ये सब कंडीशन होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है, इसका मतलब ये हुआ कि लॉग तभी डिफाइंड होगा जब ये दोनों कंडीशन एक साथ वैलिड हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम लोग सॉल्यूशन 1 मान ले किसको, नंबर का, और सॉल्यूशन 2 मान ले किसका, बेस का, तो S1 इंटरसेक्शन S2 से जो x आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, किसके लिए, जब लॉग क्या हो, डिफाइंड। समझ में आ रही है बात, क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के लॉग को और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको अभी क्या
यूज़ करना है डेफिनेशन। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो और बहुत आसान हो जाएगा, प्रॉपर्टीज से थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो अभी आपको जस्ट बताना है कि कहीं पर लिखा हुआ है अल्फा रेज टू द पावर बीटा इज इक्वल टू गामा। अब आपको क्या इसको लॉग के टर्म में लिखना है। दिस इम्प्लाइज लॉग ऑफ गेमा टू द बेस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बीटा। क्लियर है। नंबर 2, उसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 5 मान लो इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, ये हुआ होगा log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू हाउ मच, 5। नंबर 3, तीसरे नंबर में मान लो लिखा हुआ है 512 इज इक्वल टू 8 रेज टू द पावर ऑफ 3, यही होगा ना। 512 कितना होता है, 8 रेज टू द पावर 3। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज लॉग के फॉर्म में कैसे लिखोगे, लॉग ऑफ 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू पावर, यही तो लॉग कहता है। समझ में आ रही बात, ठीक है। नंबर 4, अब इसका उल्टा करते हैं। मान लो लिखा हुआ है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, तो क्या लिखोगे इसको, b रेज टू द पावर c इज इक्वल टू a। इसको बहुत ही दिमाग में बैठा लो अभी से, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, अब कहीं पर लिखा हुआ है log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। देखो होता भी है ऐसा, a पॉजिटिव नंबर पहले से पता है, उसका पावर 0 कितना आता है, 1। तो log इस तरीके से ऑपरेट होता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल से log में जा सकते हैं और log से एक्सपोनेंशियल में आ सकते हैं। क्लियर, इसमें अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब 1-2 एग्जांपल्स और ले रहे हैं, जैसे 6। अब मैं आपको पूछ रहा हूँ कि log 2 टू द बेस 2 किसके इक्वल होगा, क्या आंसर होगा। तो आप कैसे, आप खुद से पूछोगे कि इस 2 का डेफिनेशन लगा रहे हैं ना, इस 2 का कौन सा पावर है जो इस पर रख दें तो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 1 पावर। तो यही जो 1 आएगा, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नंबर 7, जैसे log ऑफ 8 टू द बेस 2√2। ओके, अब आपको बताना है कि 2√2 का ऐसा कौन सा पावर है जो हम लोग इस पर रख दें तो 8 हो जाएगा। तो 2√2 के बारे में आपका क्या ख्याल है, ये क्या होता है, आपको पता होगा, दिस इज √8 होता है ना। तो इसका कौन सा पावर आप दोगे तो ये 8 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, कितना पावर आएगा, 2, है ना। तो इसी को हम लोग आंसर कह देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये रहा, ठीक है। नंबर 8, एक और सवाल ले रहे हैं, log ऑफ 1/3 टू द बेस 3, ठीक है। अब 3 का ऐसा कौन सा पावर है जो 3 के ऊपर रखें तो 1/3 हो जाए। तो सिंपल सी बात है, क्या होगा वो पावर, -1, क्योंकि 3 का पावर -1 ही 1/3 होता है ना। समझ में आ रही है बात। तो log इस तरह से हमारा ऑपरेशन करता है, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि log कब डिफाइंड नहीं होगा, उसका क्या क्या सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। जैसे पहला log ऑफ, तो देखो log ऑफ n टू द बेस 1 क्या होगा, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रही बात, ये हमारा डिफाइंड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बेस जो है a की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये बेस की जगह है ना, ये 1 नहीं हो सकती। क्लियर। नंबर 2, मान लो log n टू द बेस -2, ये भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड। क्लियर, क्यों, बेस नेगेटिव नहीं हो सकता। नंबर 3, log -2 टू द बेस a, क्या ये डिफाइंड हो सकता है, नॉट डिफाइंड। क्यों, कि ये नंबर जो है n, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए।
नंबर 4, क्या ये डिफाइंड हो सकता है? log ऑफ -1 टू द बेस -1 नॉट डिफाइंड। क्यों? इसमें दोनों ही क्या हो गए? नेगेटिव आ गए। ठीक है। नंबर 5, log ऑफ 0 टू द बेस a। ठीक है, क्या ये डिफाइंड होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें सीखनी है। पहला कि log 0 टू द बेस 2 और log ऑफ 0 टू द बेस 1/2, इसकी वैल्यू किधर जाएगी? तो आपको अभी याद रखना है -∞। क्यों? हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब ग्राफ की स्टडी करेंगे हम लोग log का, तो उसमें पढ़ेंगे कि इसका -∞ क्यों होता है। और log ऑफ 0 टू द बेस 1/2 जो होगा उसकी वैल्यू +∞ होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? नंबर 6, क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर बेस 1 से ज़्यादा है और यहाँ पर बेस क्या है? 1 से कम है। ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, इस पर ज़्यादा स्ट्रेस डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब नंबर 6 देखते हैं, क्या ये डिफाइंड है? log ऑफ 2 टू द बेस 0 हो सकता है क्या? बेस तो 0 हो ही नहीं सकता, इसीलिए ये भी हमारा क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। क्लियर? तो हम लोग हमेशा क्या रियल नंबर्स को इसके अंदर पढ़ते हैं और रियल सॉल्यूशंस होना चाहिए, मतलब log का जो वैल्यू आना चाहिए वो एक रियल नंबर आना चाहिए। इसीलिए इस सिनेरियो में हम लोग log को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? अब चलते हैं अगले स्लाइड में। log जैसे हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि a पर भी कंडीशंस होता है और b पर भी कंडीशंस होता है। ठीक है, तो a और b का कंडीशन दोनों एक साथ डिफाइन होगा तभी log जा करके हमारा क्या होगा? डिफाइन होगा। जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्या ये log डिफाइन है? x टू द बेस 2, क्या ये डिफाइन है? मैं यदि पूछूं तो ये डिफाइन है या नहीं? तो अभी आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। क्यों? उसका रीजन क्या है? आप x एक वेरिएबल लिए हो और इसके बारे में पता नहीं है। ये तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये log डिफाइन होगा कब? डिफाइन ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि बेस तो ऑलरेडी देखो वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है ना। क्यों? क्योंकि बेस जैसा होना चाहिए वैसा ही है, बेस जैसा होना चाहिए वैसा है ना। बेस क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो 2 में तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही है। तो आपको ध्यान में रखना है, जब तक ये दोनों एक साथ डिफाइन नहीं होगा, मतलब आर्ग्यूमेंट एंड बेस, तब तक हमारा log डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो यही था आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस्ड बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ और प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के साथ। ठीक है, ओके।